नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी के लॉ प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा। तो वह किस एक्ट के अंतर्गत लगा? 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। और 1784 पीट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषता थी कि इसने व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। ठीक है। और यह 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के सुझाव के लिए आया था। ठीक है। और जिस समय 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा। ठीक है। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में क्या हुआ? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। तो कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा? 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। और क्या था कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख से मिली? तो किससे मिली? 1813 का राजलेख। ठीक है। 1813 का चार्टर्ड एक्ट। और इसकी क्या विशेषता थी कि इस एक्ट के तहत शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ठीक है। तो किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के राजलेख के द्वारा, चार्टर द्वारा व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया। और 1833 के समय ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वह भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। और वह कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। जो पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। और 1833 की क्या विशेषता थी कि इसने दास प्रथा को गैर कानूनी बताया था। किसने? 1833 के अधिनियम से ही। आइए और आगे देखते हैं। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधि का सिद्धांत किस राजलेख, यानी जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि था वह किस राजलेख से आया? 1853। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कब आया सिद्धांत? 1853 के राजलेख से। इसी राजलेख से सर्वप्रथम क्या हुआ कि सिविल सेवा परीक्षा का जन्मदाता कहा जा सकता है। कौन? 1853 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो वह किस अधिनियम के द्वारा? 1861 अधिनियम के द्वारा। और 1861 अधिनियम की क्या विशेषता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति इस अधिनियम के द्वारा दे दी गई। ठीक है। ये दो फैक्ट इसके महत्वपूर्ण थे, दोनों याद रखिएगा। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव एक क्या था? 1853 हमने क्या देखा? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। 1861 हमने क्या देखा? विकेंद्रीकरण की नींव। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और प्रतिनिधिक सरकार कब आई? 1892। भारत परिषद अधिनियम कौन सा? 1892। 1853 या जो 1858 का अधिनियम बनता है उसमें क्या किया जाता है? इसके पहले कंपनी का शासन था और अब इसके बाद 1857 विद्रोह के बाद कंपनी का शासन हटाकर किसको दे दिया गया? क्राउन को। तो अब यहाँ का शासन कौन कर रहा है? क्राउन। 1858 से। ठीक है। तो पहला कौन था? 1861 क्या था? विकेंद्रीकरण की नींव। 1892 की बात करते हैं तो 1892 क्या था कि प्रतिनिधि सरकार की नींव डाली थी। और 1892 किस लिए महत्वपूर्ण है कि बजट पर बहस करने या सवाल पूछने का अधिकार भी भारतीयों को दे दिया गया था। ये दूसरा इसका फैक्ट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बता एक क्वेश्चन रहे लेकिन एक्सप्लेनेशन में आपको 5-5 क्वेश्चन बता रहे हैं एक हिसाब से। जो एक कुछ क्वेश्चन है उससे कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो आप सबको नोट करिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। फूट डालो राज करो की नीति
भारत परिषद अधिनियम 1919 को कहते हैं। इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। किसको? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। ठीक है। और इसकी क्या विशेषता है 1909 की कि इसी के समय ही 1909 में ही पूरक प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता या अधिकार दे दिया गया था। 1909 की एक फैक्ट और याद रखिएगा, 1892 बजट पर बहस और 1909 पे पूरक प्रश्न, जानते हैं संसद की शब्दावली है पूरक प्रश्न, उसको भी पूछने का अधिकार 1909 में दे दिया गया। प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? 1919 को। ठीक है, किसमें? 1919 में। और द्वैध शासन के जो जन्मदाता हैं वह कौन थे? लिनियस कार्टिस। ठीक है, कौन थे? लिनियस कार्टिस, याद रखिएगा। यह द्वैध शासन के जन्मदाता हैं। प्रांतों में द्वैध शासन आया। अब 1935 में इसको हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगेगा। और इसी में 1919 की और क्या विशेषता थी कि सर्वप्रथम मताधिकार कब मिला महिलाओं को? 1919 में ही मिला। और क्या मिला था? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में सिखों पर भी यह लागू होता है। ठीक है, तो कई फैक्ट इस 1919 से भी थे। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? वह कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935। ये जितने भी प्रश्न दिए हैं आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यह जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसी का ही एक हिसाब से कहें तो बढ़ा हुआ स्वरूप वर्तमान भारतीय संविधान है। 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें भी तीनों सूचियों के बारे में उल्लेख किया गया था। इसमें ही सर्वप्रथम संघीय सरकार की स्थापना की गई थी। किसकी? संघीय सरकार की, 1935 के तुरंत। और जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति वायसराय का अध्यादेश हमने किस में देखा? 1861 वाले में। और राष्ट्रपति अध्यादेश कब लाता है? 1935 के अंतर्गत। और किस आर्टिकल में है इसका उल्लेख? 133, अनुच्छेद 133 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वो किसकी देन है? भारत शासन अधिनियम 1935। ये देखिए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ भी आ गया। ठीक है, 1935 के अधिकार के बारे में कट गया है। इसमें एक शब्दावली है जो क्या है कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी, 1900 अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किसने इसकी संज्ञा दी थी 1935 भारत सरकार अधिनियम को? वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लिख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। और अगला क्या है? क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? क्रिप्स मिशन यह 1942 में आता है, लेकिन यह पूर्ण नहीं हो पाता है क्योंकि यह हिंदुओं के लिए बोला, भारतीयों के लिए कि डोमिनियन राज्य देने का, तो कांग्रेस इस पर राजी नहीं हुआ। और मुस्लिम ने इसको क्यों नकारा? क्योंकि उनका कहना था कि पृथक निर्वाचन मंडल और एक भूभाग उनको दिया जाए, तो जो क्रिप्स मिशन में नहीं था। उत्तर दिनांकित चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और एक है चेक से संबंधित जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वह एक ऐसा चेक है जो उसको सुविधा अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। यह बात किसने कही थी? KT शाह ने। तो ये तीनों शब्दावली याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपके लिए। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947। ये डेट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव लागू लाया कौन? वह थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये लाए कब थे? ये डेट भी महत्वपूर्ण है। वह कब थी? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कब चुना गया? वह चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। महत्वपूर्ण डेट है। और संविधान सभा का जब अस्थायी सदस्य या अध्यक्ष की बात हम करेंगे तो वह कौन थे? सच्चिदानंद
सिन्हा जी, और वह कब हुए थे? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई सदस्य की नियुक्ति होती है और अस्थाई अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। और 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित स्वीकृत कर लिया जाता है। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। कई समितियां बनी थी, जैसे संघ संविधान समिति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति की बात करें तो वह कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति थी उसमें एक, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। ये सब महत्वपूर्ण समितियां थी। ठीक है, ये उनके अध्यक्ष रहे हैं, ये पूछे जाते हैं। तो हमने 3-4 समितियों के बारे में आपके बाद चर्चा की, याद रखिएगा। जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ये डेट भी महत्वपूर्ण होती है, याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950। ठीक है, इस डेट को क्या किया गया था? राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 26 जनवरी, 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। अब राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, कई एग्जामों में पूछा गया है। 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे रट डालिए, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह हमारा सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे प्रोग्राम से जुड़िए, उस पर विस्तृत रूप से इन सब चीज़ों पर अध्ययन हमारे अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराया जा रहा है। इसके बारे में आपके डिस्क्रिप्शन में पूर्ण रूप से दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।